अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एकेडमी। जी जनाब, आज का हमारा टॉपिक है E1 लाइन एंड T1 लाइन्स। जो लोग टेलीकॉम और कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड से वाबस्ता हैं उनका अक्सर बेशतर D1 और T1 लाइन से वास्ता पड़ता रहता है। तो आज की वीडियो के ज़रिए मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर आपको E1 और T1 के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं इनको थोड़ा सा आपको फराहम कर सकूं और जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग रिफ़्रेश कर सकें। E1 लाइन और T1 लाइन्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा डिजिटल ट्रांसमिशन पे डिस्कस करते हैं कि डिजिटल ट्रांसमिशन है क्या। डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर जो लफ्ज़ है डिजिटल और दूसरा है ट्रांसमिशन। पहले तो हम बात करें ट्रांसमिशन क्या है। ट्रांसमिशन से मुराद किसी भी इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह आप लोग ट्रांसमिट करना या पहुंचाना ट्रांसमिशन कहलाती है। अब अगर वो इंफॉर्मेशन आप एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में पहुंचाओगे तो वो एनालॉग ट्रांसमिशन कहलाएगी, और अगर वही इंफॉर्मेशन आप डिजिटल फॉर्म में पहुंचाओगे तो वो डिजिटल ट्रांसमिशन कहलाएगी। डिजिटल ट्रांसमिशन कि अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यानी एक जगह से दूसरी जगह डिजिटल सिग्नल को पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? डिजिटल ट्रांसमिशन। अब अगली बात ये कि इन डिजिटल ट्रांसमिशन सिग्नल सोर्स में बी एनालॉग बट एट ट्रांसमीटर साइड इट मस्ट बी कन्वर्ट टू डिजिटल एंड एट रिसीवर साइड अगेन इनटू एनालॉग। जब आप डिजिटल ट्रांसमिशन करने जाते हैं तो हो सकता है कि जिस सिग्नल को आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हो वो एनालॉग फॉर्म में हो। अगर डिजिटल फॉर्म में होगा तो वेल एंड गुड, आप आराम से इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देंगे और आपकी डिजिटल ट्रांसमिशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो एनालॉग फॉर्म में हुआ तो डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एनालॉग फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ट्रांसमिट करेंगे, फिर अनदर साइड पर आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा उसको डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। In digital transmission, a physical media is used between endpoints as it could not travel in free space. डिजिटल ट्रांसमिशन की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम खामी कह सकते हैं, वो ये कि डिजिटल ट्रांसमिशन जो है इन फ्री स्पेस नहीं हो सकती। फ्री स्पेस में आप सिर्फ एनालॉग ट्रांसमिशन कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन आप नहीं कर सकते। इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि चूँकि डिजिटल ट्रांसमिट का जो सिग्नल होता है 1 और 0 के फॉर्म में होता है, उसकी पावर बहुत लो होती है, तो वो आप उसको फ्री स्पेस में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए आपको जो है फिजिकल मीडिया लाजमी चाहिए होता है। अब फिजिकल मीडिया आपके पास कौन सा होता है? फिजिकल मीडिया आपके पास हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर, कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, यानी ये सारे फिजिकल मीडिया जो कि जिसको आप अपनी आंखों से देख सकें वो क्या कहलाता है? फिजिकल मीडिया कहलाता है। तो इस स्लाइड में आपने 3 पॉइंट गेट किए। अब सवाल ये है कि वाई डिजिटल ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड, कि भाई डिजिटल ट्रांसमिशन क्यों की जाती है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जनाब पहली चीज़ ये, लेस सस्केप्टेबल टू इंटरफेरेंस कॉज बाय नॉइज ड्यू टू डिस्क्रीट लेवल। नॉइज़ की वजह से जो इंटरफेरेंस पैदा होती है वो डिजिटल सिग्नल के अंदर कम से कम होती है। यानी डिजिटल ट्रांसमिशन जो है नॉइज़ की वजह से जो इंटरफेरेंस पैदा होती है उसको कम से कम एक्सेप्ट करती है, कम से कम उसके अंदर वो आती है, सही है। जबकि नॉइज़ की वजह से जो इंटरफेरेंस है एनालॉग ट्रांसमिशन में ज़्यादा होती है और डिजिटल ट्रांसमिशन में कम होती है। इस वजह से डिजिटल ट्रांसमिशन को प्रेफर किया जाता है। नंबर 2, ईजी टू डिटेक्ट एरर्स ड्यू टू डिस्क्रीट लेवल। अब डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर जो है आपको पता होगा सिर्फ 2 ही सिग्नल होते हैं, 1 और 0, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट लेवल सिग्नल, सही है। डिस्क्रीट लेवल तो 2 ही फॉर्म के अंदर होता है डिस्क्रीट लेवल सिग्नल, 1 या फिर 0। तो इसके अंदर एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है बनिस्बत एनालॉग ट्रांसमिशन के अंदर, जिसके अंदर मल्टीपल लेवल के सिग्नल मौजूद होते हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन के अंदर सिग्नल्स के लेवल काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। डिस्क्रीट ट्रांसमिशन के अंदर जो डिजिटल सिग्नल होता है उसके अंदर एरर को डिटेक्ट करना बड़ा आसान होता है बनिस्बत एनालॉग ट्रांसमिशन के। ईजी टू इनक्रिप्ट, डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर जो इंक्रिप्शन लगाना वो आसान होता है बनिस्बत एनालॉग ट्रांसमिशन के अंदर, यानी ये हाईली सिक्योर होती है।
cheaper to implement due to advancement in digital electronics. आजकल की दुनिया जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने काफ़ी तरक्की कर ली है, तो जितनी ज़्यादा तरक्की कर रही है तो इसके इक्विपमेंट जो हैं और ज़्यादा चीप होते जा रहे हैं। जब इक्विपमेंट चीप होते जाएंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं वो भी चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है चीपर है देन एनालॉग ट्रांसमिशन के। डिजिटल सिग्नल आर बेटर सूटेबल फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मैं अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि भाई मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी तो अकेडमी डैश की की वेबसाइट पर आकर मल्टीप्लेक्सिंग को सर्च करें, आपको मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में मिल जाएगा। तो डिजिटल ट्रांसमिशन जो है मल्टीप्लेक्सिंग के लिए बेटर है, इसमें मल्टीप्लेक्सिंग आराम से हो जाती है डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इट इज़ सिंपलर टू स्टोर अ डिजिटल सिग्नल। वही बात कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें डिजिटल डेटा को सेव करना आसान है। तो डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर जो सिग्नल इस्तेमाल होते हैं 1 और 0, इनको सेव करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत एनालॉग ट्रांसमिशन के। अब सारी खुसूसियात नहीं है इसके अंदर, यानी सारी अच्छाइयाँ इसके अंदर नहीं हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पे रिक्वायर प्रिसाइज टाइम सिंक्रोनाइजेशन। मैंने आपसे बात कही कि डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि 1 और 0 की फॉर्म में डिजिटल सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। तो भाई 1 और 0 की फॉर्म में अगर आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो सारे 1 और 0 ही होंगे, सही। तो अदर एंड पे जो रिसीवर होगा उसको कब पता चलेगा कि भाई कब मैसेज ख़त्म हो गया, कब दूसरा मैसेज शुरू हुआ। तो इसके लिए टाइम सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है, यानी प्रिसाइज टाइम के अंदर भाई इस इंटरवल में जी फला मैसेज आ रहा है, इस इंटरवल में फला मैसेज आ रहा है। अगर ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन आउट हो जाए तो रिसीवर एंड पे रिसीवर को जो है समझने में प्रॉब्लम आएगी कि भाई कौन सा मैसेज कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ। तो इस तरह क्या होगा, आपका मैसेज या तो लॉस हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। रिक्वायर मोर बैंडविड्थ देन सिंपल ट्रांसमिटिंग द एनालॉग सिग्नल। इसके अंदर बैंडविड्थ भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है क्योंकि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में काफ़ी आपको साथ में देनी पड़ती हैं। तो डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसको ये बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम करती है। एडिशनल इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर एनालॉग सिग्नल। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको ट्रांसमिट करोगे, अदर एंड पे जो है उसको दोबारा डिजिटल से एनालॉग में लाओगे, यानी इनकोडिंग करोगे फिर डिकोडिंग करोगे। इनकोडिंग यानी एनालॉग से डिजिटल में करोगे, फिर डिकोडिंग अदर साइड पे क्या करोगे, डिजिटल से उसको दोबारा एनालॉग पे लाओगे। तो जब एनालॉग सिग्नल आ जाता है तो इसको ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। चौथी चीज़ क्या है, नॉट कंपैटिबल विद ओल्डर ट्रांसमिशन सिस्टम। जो पुराने ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कि एनालॉग नेचर के हैं तो उनके साथ ही कंपैटिबिलिटी में काफ़ी इशू आता है इसका। यानी इन 2 स्लाइड्स में हमने देखा कि डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर क्या फ़वायद हैं। इस डिजिटल यानी इसकी इंक्रिप्शन आराम से हो जाती है, इसमें एरर डिटेक्शन आराम से हो जाती है, लेस सस्केप्टेबल टू इंटरफेरेंस है ये, और इम्प्लीमेंटेशन की चीपर है, और मल्टीप्लेक्सिंग इजीली हो जाती है इसमें। इट इज़ सिंपलर टू स्टोर अ डिजिटल सिग्नल, सही है ना। और इसके डिसएडवांटेज भी देख लिए, इसके अंदर ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, टाइम सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, प्रिसाइज हल्की फुल्की थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए तो सिग्नल के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसमें। एडिशनल इनकोडिंग डिकोडिंग रिक्वायर्ड होगी अगर आप इसके अंदर एनालॉग सिग्नल डालोगे तो, और ये पुराने सिस्टम से कंपेटेबल नहीं है, सही। हमने भी डिजिटल ट्रांसमिशन देखा। उसके बाद अब हम मूव करते हैं मॉड्यूलेशन की तरफ। मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू अनदर सिग्नल। यानी मॉड्यूलेशन के मुतालिक भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ मॉड्यूलेशन के बारे में। तो मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ को दूसरे सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से चेंज किया जाता है। और पीसीएम क्या चीज़ है? पीसीएम जो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, एनालॉग सिग्नल जो है उसको टुकड़े करके आप क्या करते हो, उसको बाइनरी सिग्नल में लेके आते हो, सही है। यानी ये भी मॉड्यूलेशन की एक टाइप है। तो जनाब हमने डिजिटल मॉड्यूलेशन देखा, डिजिटल ट्रांसमिशन देखा, मॉड्यूलेशन देखा और पीसीएम देखा। ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की है। पीसीएम पे, मॉड्यूलेशन पे, मल्टीप्लेक्सिंग पे मैं अपनी वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप अकेडमी डैश के HI की साइट पे जाके वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल से इनके बारे में डिस्कस किया है, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो के अंदर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि एक एक टॉपिक को हर वीडियो में डिस्कस करने टाइम का ही ज़्यादा होगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है T1 और E1 कैरियर असल में है क्या।
Initially, they are introduced to carry voice information within the telephone company network. T1 और E1 कैरियर असल में बनाए क्यों गए थे? ये सिग्नल लेवल हैं, यानी ये सिग्नल्स की फॉर्म है या फ्रेम की फॉर्म आप कह लें, ये बनाए इस वजह से गए थे कि आप मुख्तलिफ जो टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं उनके दरमियान में आराम से सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें. बोथ आर द TDM टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसमिट मल्टीपल वॉइस डेटा चैनल ओवर अ सिंगल लाइन. ये दोनों जो हैं TDM टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट हैं, यानी दोनों TDM टेक्नोलॉजीज की वजह से ही बनते हैं. TDM टेक्नोलॉजी क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी मल्टीप्लेक्सिंग एक टाइप है. मल्टीप्लेक्सिंग क्या थी? मल्टीप्लेक्सिंग ये थी कि मल्टीपल सिग्नल को एक ही कैरियर के ऊपर डाल के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाए. इससे फ़ायदा क्या हुआ? ताकि एक ही कैरियर की यूटिलाइजेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि किसी भी ट्रांसमिशन के अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, कोई भी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लगाया जाता है, उसमें सबसे महंगी चीज़ क्या होती है? वो उसका मीडिया होता है, जिस पर ज़्यादा कॉस्ट आती है. तो अब मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए TDM एक टेक्निक है. वो क्या करती है? मल्टीपल सिग्नल को एक ही मीडिया पर एक साथ गुजार देती है, ताकि अदर एंड पे जो है सारे सिग्नल को अलग-अलग कर लिया जाता है. इस तरह क्या होता है? मीडिया की ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाती है. तो T1 और E1 जो हैं TDM की ही दो फ्लेवर हैं, TDM की ही दो प्रोडक्ट हैं, जो कि डेटा या वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इन दोनों का डेटा रेट अलग-अलग है, दोनों के स्टैंडर्ड अलग-अलग हैं, लेकिन बेसिकली दोनों TDM के ही फ्लेवर हैं. द बिट रेट ऑफ अ सिंगल चैनल इज 64 kbps. देखें, आपको अभी बात कही कि भाई T1 और E1 के अंदर जो है मल्टीपल चैनल होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह E1 और T1 के अंदर मल्टीपल चैनल इस्तेमाल होते हैं, जो कि TDM को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है. तो जो चैनल जो होते हैं उनका जो डेटा रेट होता है वो 64 किलोबिट्स पर सेकेंड होता है. यानी एक चैनल का डेटा रेट कितना होता है? 64 किलोबिट्स पर सेकेंड. इस तरह मल्टीपल चैनल्स को E1 और T1 के अंदर कंबाइन किया जाता है. अब E1 के अंदर कितने होते हैं ये और T1 के अंदर कितने होते हैं अभी हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे. E1 इज अ यूरोपियन स्टैंडर्ड और T1 इज अ अमेरिकन स्टैंडर्ड. यूरोपियन स्टैंडर्ड क्या है? E1 है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या है? T1 है. दोनों ही क्या है? TDM टेक्नोलॉजीज की प्रोडक्ट हैं. दोनों के अंदर क्या होता है? दोनों के अंदर जो है 64 किलोबिट्स के मल्टीपल चैनल होते हैं. अब किसके अंदर कितने होते हैं वो भी हम आगे देखते हैं. These lines allow the long distance communication with higher quality. जो बेसिकली 64 kbps का एक छोटा सिग्नल होता है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करना आसान नहीं होता, काफ़ी प्रॉब्लम उसमें आ सकती हैं. तो T1 और E1 को की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हायर क्वालिटी के लिए. सही. In modern PCN network, analog signal coming from the customer side converted into a digital signal at central office. अब आपको एक बार बताऊंगा यहाँ पे कि बेसिकली T1 और E1 जो है किस लिए इस्तेमाल होते हैं? वो वॉइस जो इंट्रोड्यूस जो होते स्टार्टिंग के अंदर वो वॉइस के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे, डेटा के लिए इंट्रोड्यूस नहीं होते. ये सही है, वॉइस के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे. अब वॉइस के लिए जो है आपने जब PCM वाली वीडियो देखी होगी उसमें ये बताया गया है कि वॉइस के लिए जो है जब सैम्पलिंग की जाती है तो एक चैनल जो है 64 किलोबिट्स पर सेकंड का बनता है. सही. तो यानी T1 और E1 के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो 64 kbps का एक चैनल है, जो कि PCM की मदद से बनाया जाता है. अब वो जो बनाया जाता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि भाई वॉइस जो है आपका एनालॉग डेटा है, वो जब आएगा तो PCM की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है. देखें, पहले यहाँ पे जो है आपका एनालॉग सिग्नल आया, आपने कुछ भी बोला अपने टेलीफोन के ऊपर, तो बैंड पास फिल्टर में फिल्ट्रेशन करने के बाद पहला काम किया जाता है एनालॉग सिग्नल की पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जाती है, यानी जिसकी एम्पलीट्यूड है उसको वेरी किया जाता है एक स्टैंडर्ड के लिहाज से. उसके बाद क्या किया जाता है अगले स्टेप में? उसके अंदर जो है जो आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जो आपको डेटा मिला उसके जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको. यहाँ से आपकी डिजिटल बिट्स मिल गई आपको. इन डिजिटल बिट्स को जो है कंप्रेस किया जाता है. कंप्रेस करने के बाद जो है उसको पैरेलल बिट्स होती हैं सारी, उसको सीरियल बिट्स में कन्वर्ट करके ये मीडियम पे ट्रांसमिट किया जाता है. ये मीडिया आ गया. जब मीडिया दूसरे एंड पे पहुंचता है तो वहाँ पे जो सीरियल से पैरेलल दोबारा कन्वर्जन की जाती है. सही है. पैरेलल में कन्वर्जन के बाद डिजिटल एक्सपेंडर लगाया जाता है, जो आपने इसको मल्टी कंप्रेस किया हुआ होता है. कंप्रेस क्यों करते हैं? कंप्रेस ताकि डेटा साइज को कम से कम रिड्यूस किया जा सके, कम से कम किया जा सके, ताकि आपका जो मीडिया जिस पर आप वो डेटा भेजने जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर डेटा भेज सकें. सही. अदर एंड पे उसको डीकम्प्रेस किया जाता है. उसके बाद जो है आपने
ऊपर देखें आपने एम्पलीट्यूड यानी कि आपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में फॉर्म में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे देखें डिजिटल फॉर्म को दोबारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो है होल्ड सर्किट की मदद से इसको एनालॉग वेव फॉर्म दी जाती है, फिर बैंड पास फिल्टर लगा के इसको आपको दोबारा एनालॉग सिग्नल तकरीबन हूबहू मिलता है। एज इट इज नहीं मिलता, 100% नहीं मिलता, लेकिन उस जैसा मिल जाता है। तो आप जब यहाँ से कॉल करते हैं इस्लामाबाद, या आप यहाँ से कॉल करते हैं लाहौर, कराची से जब आप कॉल करते हैं तो आपकी वॉइस जो है पहले जाती है सेंट्रल एक्सचेंज में, वहाँ पे इसकी पीसीएम की मदद से इसको डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको जो है कराची से लेकर लाहौर भेजना होता है, इस्लामाबाद भेजना, वहाँ पे भेजा जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद इसको दोबारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सही। और बीच में इवन लाइन्स यूज होती हैं। अब किस तरह होती हैं, सॉरी, अब इवन कैरियर होता क्या है असल में? इवन कैरियर मैंने आपको बताया कि इवन जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड है। सही है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ वॉइस चैनल इस्तेमाल होते हैं। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था 64 kbps का एक चैनल होता है। तो मेरे भाई इसके अंदर टोटल कितने चैनल होते हैं? इवन के अंदर होते हैं 30+2 चैनल, यानी 32 चैनल होते हैं। सही है। 30 चैनल जो होते हैं वो वॉइस या डेटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और 2 चैनल जो है उनकी कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, एरर वगैरह के लिए, यानी इनकी मैनेजमेंट के लिए 2 चैनल एलोकेट किए जाते हैं, और 30 चैनल जो है आपके वॉइस या डेटा का लोड उस पर डाला जाता है। एक एक चैनल जो होता है वो 8 बिट का होता है, यानी हर चैनल के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो टोटल बिट कितनी हो गई? 8 × 32, यानी एक E1 कैरियर का जो पूरा फ्रेम होता है वो 256 बिट्स का होता है। ये स्लाइड जो है ना, अब तक जो आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं, ये स्लाइड सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें जो सवालात आपको बातें बताई जाएंगी वो अक्सर और बेशतर ऑब्जेक्टिव वाइज कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं। तो एक चैनल जो होता है 8 बिट का होता है, 08 बिट का होता है। सही है। और टोटल बिट्स कितनी होती हैं? 8 × 32, यानी 256 बिट्स का एक चैनल होता है, सॉरी एक फ्रेम होता है E1 का। क्लियर है। अब उसकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है 8 किलोहर्ट्ज होती है। अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज क्यों है वो हमने पीछे वाली वीडियो में आपको बता दिया था। सही। तो अगर आप उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करेंगे, 256 को मल्टीप्लाई बाई 8 किलोहर्ट्ज करेंगे तो आपका जो है आगे आपका पूरा डेटा रेट आ जाएगा। या अगर आप इस तरह करना चाहें, या फिर अगर आप ये कर लें कि डेटा रेट पर चैनल कितना है आपका, एक चैनल दें, एक चैनल के अंदर कितनी बिट है? 8। सही है। 8 को आपने मल्टीप्लाई किया सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से 8000 से, तो कितना डेटा रेट आ गया? 64 किलो बिट्स पर सेकेंड। अब 64 किलो बिट्स पर सेकंड एक चैनल का डेटा रेट आया। उस 64 किलो बिट्स पर सेकंड को आप मल्टीप्लाई करें 32 के साथ। टोटल चैनल कितने थे आपके पास? 32 थे। तो इसका डेटा रेट आ गया 2048, यानी 2.048 मेगाबिट्स पर सेकंड। सही। मैं स्लाइड को दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि भाई एक E1 कैरियर होता है और एक T1 कैरियर होता है। अभी हम E1 कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। E1 कैरियर के अंदर हमने डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है। इसके अंदर 32 चैनल होते हैं, जिसमें से 2 चैनल जो हैं कंट्रोलिंग के होते हैं, और 30 चैनल जो हैं, यानी 30 चैनल जो हैं इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह कैरी करने के लिए होते हैं। इन्फॉर्मेशन आपकी वॉइस भी हो सकती है और डेटा भी हो सकती है। अच्छा, अभी हम 2 कंट्रोलिंग चैनल को भूल जाएं, अभी हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन चैनल को। सही है। जितने भी इन्फॉर्मेशन चैनल या कंट्रोल चैनल होते हैं, इनकी इसके अंदर टोटल बिट्स कितनी होती हैं? 8, यानी 08 बिट का चैनल होता है। तो 32 चैनल मल्टीप्लाई बाई 8 कर लें तो 256 बिट्स का जो है पूरा एक E1 कैरियर का पूरा एक फ्रेम बनता है। क्लियर है। अब हम एक चैनल की कैपेसिटी निकालते हैं। हर चैनल की कैपेसिटी कितनी होती है? एक चैनल के अंदर मैंने आपको बताया 8 बिट्स होते हैं, 08 बिट्स होते हैं। तो 08 को मल्टीप्लाई करेंगे 8000 से। 8000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 क्यों ली गई है, इसकी लॉजिक मैं आपको पीसीएम वाली वीडियो में दे चुका हूं। तो आप 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 को, तो ये 64 किलो बिट्स पर सेकंड का एक चैनल बनेगा। और जब एक चैनल 64 किलो बिट्स पर सेकंड का, तो टोटल चैनल पूरे फ्रेम में कितने हैं, इंक्लूडिंग कंट्रोल चैनल? कंट्रोल चैनल को मिला के जो है 32 चैनल है। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये बन गया 2048 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो 2048 किलो बिट्स पर सेकंड को मेगाबिट्स में लेंगे, 2.048 मेगाबिट्स पर सेकंड का एक E1 कैरियर का पूरा फ्रेम है। ओके। अब नीचे जो है मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के बताया है कि पहला चैनल कहलाता है TS0 और लास्ट चैनल कहलाता है TS31। तो 0 से लेकर 31 तक कितने 32 चैनल हो गए। अच्छा, TS0 और TS16 दोनों जो हैं वो कंट्रोल चैनल हैं जो कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो जो 32 मल्टीप्लाई बाय 64 कितने होगा 2048
और ये कितना डेटा रेट हो गया 2.048 मेगाबिट्स पर सेकंड का एक E1 का पूरा कैरियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा था कि इस फ्रेम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। इस फ्रेम के अंदर 32 चैनल होते हैं 0 से लेकर 31 तक के, सही है। चैनल नंबर 0 चैनल नंबर 16 जो होता है ये दोनों मैंने आपको बताया था कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी 1 से लेकर 15 तक और 17 से लेकर 31 तक ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वॉइस या डेटा की इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। 0 और 16 के अंदर आप डेटा नहीं लेके जाते, इसमें आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। TH0 के अंदर आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसमें सिंक्रोनाइजेशन। TH0 के अंदर आप लेते हैं एरर करेक्शन वगैरह की और क्या नाम है अपना सिंक्रोनाइजेशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जबकि TH16 के अंदर आप कौन सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसमें सिग्नलिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप इसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। यानी ये दोनों जो मैनेजमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब T1 कैरियर है, वही बात मैं पूरी कहानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताई कि भाई चैनल जो एक चैनल होता है वो 64 किलोबिट्स पर सेकंड का होता है, सही है ना। तो इसके अंदर T1 के अंदर कितने चैनल होते हैं, 24 चैनल होते हैं। T1 जो है कहाँ का स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है। 24 चैनल जो है फॉर वॉइस और डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लस इसके अंदर एक चीज होती है, एक 1 बिट का फ्रेमिंग बिट एक्स्ट्रा, एक बिट, एक फ्रेम नहीं, वो सॉरी एक चैनल नहीं, सिर्फ एक बिट ऐड की जाती है इसके अंदर, एक्स्ट्रा बिट। तो इसके अंदर देखें टोटल बिट कितनी हुई, एक चैनल कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि इसमें 24 चैनल होते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे कितना आएगा, 192 बिट्स होती हैं इसके अंदर, प्लस 1 बिट एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, इसको फ्रेमिंग बिट कहते हैं। तो टोटल कितनी बिट हो गई इसके अंदर, 193 बिट्स इसके अंदर हो गई हैं, सही है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो दोनों की एक ही होती है, चाहे उसकी आप E1 की लोगे या T1 की लोगे, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दोनों के अंदर एक ही है। तो इसके अंदर भी 8 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो आप पर चैनल डेटा रेट निकालोगे तो एक चैनल आपका 8 बिट का है, यहाँ पे भी वही सेटअप है। तो एक चैनल कितना आ गया, 64 किलोबिट्स पर सेकंड की आपकी टोटल की कैपेसिटी आ गई है। 64 को आपने मल्टीप्लाई किया 24 के साथ, तो कितना डेटा रेट आएगा, 1536, सही है। तो 64 किलोबिट्स पर सेकंड का एक चैनल है और 24 चैनल है इसके अंदर, तो टोटल डेटा रेट कितना आ गया, 1.536 मेगाबिट्स पर सेकंड, सही है। लेकिन इसमें 1 बिट एक एक्स्ट्रा है, तो 1 बिट की भी अगर आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया इज इक्वल टू 8। तो टोटल कितना डेटा रेट आ गया इसका भी 1536 प्लस 8 इज इक्वल टू 1544, यानी 1.544 मेगाबिट्स पर सेकंड इसका टोटल डेटा रेट होता है। जो यहाँ पे नीचे आपको पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपके पास, ये चैनल 1 से लेके चैनल 24 तक सारे के सारे जो हैं किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं डेटा के लिए या वॉइस के लिए। लेकिन इसमें एडिशनल एक फ्रेमिंग बिट स्टार्टिंग में लगा दी जाती है, जो फ्रेमिंग स्ट्रक्चर और सिंक्रोनाइजेशन से मुताल्लिक होती है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको E1 और T1 के बारे में बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि दोनों बेसिकली वॉइस की ट्रांसमिशन के लिए बनाए गए थे, सही। उसके बाद क्या हुआ, ये डेटा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका जो PCM चैनल की जो वीडियो थी PCM वाली, उसमें आपको बताया गया था कि भाई सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपको उसमें समझाई गई थी और एक चैनल की जो डेटा रेट है वो किस तरह बनाया जाता है, तो वो सारा उसमें बताया गया था। तो 64 किलोबिट्स पर सेकंड का एक चैनल इसके अंदर बनता है। तो E1 के अंदर जो है ऐसे 32 चैनल होते हैं और T1 के अंदर ऐसे 24 चैनल होते हैं। इस तरह दोनों का डेटा रेट कैलकुलेट करके इस वक्त आपके सामने दिखाया गया है आपको। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर इसके बारे में कोई सवाल आपने पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स करिए, पूछ सकते हैं। और आखिर में आपसे यही कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप academy-kchi.com की वेबसाइट पे जाएं और जाके जो है हमारे पेज को लाइक करें और ईमेल सब्सक्राइब करें। राइट साइड पर आपको ईमेल सब्सक्रिप्शन ऑप्शन नजर आएगा, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी मेल अपलोड करें वो आप तक बाय मेल पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।